नमस्कार, वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। कि भारत में जो हमारा राज्य होता है उसमें हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर्स होते हैं और उन्हीं गवर्नर के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, चाहे यूनिकैमरल हो चाहे बाइकैमरल हो, हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट जो है वो गवर्नर ही होते हैं। और जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उनमें जो हेड होते हैं वो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट लेवल पे। तो चलिए गवर्नर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को देखते हैं गवर्नर के बारे में। तो देखिए, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आर्टिकल 153 से 167 तक है, वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करता है। आर्टिकल 153 जो है वो कहता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट में गवर्नर होगा। और ये भी कहता है कि सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट। दो या दो से ज्यादा स्टेट के भी एक ही पर्सन एज ए गवर्नर हो सकते हैं, ये आर्टिकल 153 कहता है। तो दो बातें हैं। पहली बात ये है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा, और दूसरी बात ये है कि सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट, ये आर्टिकल 153 कहता है। आर्टिकल 154 कहता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल बी वेस्टेड इन द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट के केस में होता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, उसी तरीके से आर्टिकल 154 ये कहता है कि स्टेट की सारी एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो गवर्नर के हाथ में होगी, गवर्नर के अंदर होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 155 है, ये कहता है कि जो हमारे गवर्नर है, स्टेट में जो गवर्नर है, उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये याद रखिएगा कि कौन गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। आर्टिकल 156 कहता है कि गवर्नर जो है वो ऑफिस को होल्ड करेगा ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये महत्वपूर्ण है कि जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा होगी, मतलब यूनियन गवर्नमेंट की विल पे ये पूरा फंक्शन चलेगा। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, ये डिटरमाइन करेगा कि गवर्नर जो है अपने ऑफिस में रहेगा कि नहीं रहेगा। ये आर्टिकल 156 कहता है। चलिए बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। तो पहली क्वालिफिकेशन है कि हमारे देश में तभी कोई गवर्नर बन सकता है अगर वो भारत का नागरिक हो। दूसरा, उम्र, ही मस्ट बी मिनिमम 35 इयर्स ऑफ एज। ये आर्टिकल 157 कहता है। और एक बात नोट करने लायक है कि जो गवर्नर बनने की क्वालिफिकेशन है उसमें कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर नहीं होती है। ये यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि गवर्नर अगर बनना है तो क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की विल के ऊपर डिटरमाइन करेगा, इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा, अपॉइंट करेगा, और उसके लिए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। आर्टिकल 158 के हिसाब से कंडीशन ऑफ ऑफिस की बात करते हैं कि गवर्नर की कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या होती है। तो पहली कंडीशन है ही कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब अगर कोई गवर्नर है तो वो सरकार की दूसरी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता है, कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, उन्हें फुल टाइम गवर्नर ही बने रहना पड़ेगा। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर आप गवर्नर हो तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते हो, और आप मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं बन सकते हो। दूसरा कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप गवर्नर हो तो आपको ऑफिशियल रेसिडेंस दिया जाएगा और आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी। ऐसा नहीं कि फ्री में काम करना होगा। दूसरा कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो मतलब आपका अरेस्ट नहीं हो सकता है, आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। जब तक आप एज ए गवर्नर टर्म में रहोगे तब तक आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। और अगर किसी को सिविल केस आपके ऊपर दाखिल करना है तो क्या है, मिनिमम 2 महीने की प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कोई भी दाखिल कर सकता है। तो ये इम्यूनिटी जो है वो गवर्नर को मिलेगी। अच्छा, 2018 के अमेंडमेंट के हिसाब से सैलरी कितनी है, तो 3.5 लाख पर मंथ की गवर्नर की सैलरी होती है। अब बात करते हैं ओथ एंड एफर्मेशन की, बात करते हैं प्रतिज्ञा की बात करते हैं। तो देखिए, कौन हमारे गवर्नर का जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करेगा, तो यहाँ पे आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस होंगे तो वो गवर्नर जो होंगे उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे, और वो नहीं होंगे तो जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट होंगे वो ओथ को एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर की।
अच्छा, क्या स्वेयर होगा? स्वेयर क्या लेना होगा? क्या प्रतिज्ञा लेनी होगी? तो प्रतिज्ञा होगी प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्व द पीपल ऑफ द स्टेट फेथफुली, के मैं जो जो हमारा स्टेट है, उनके जो लोग हैं, उनको उनकी सेवा करूंगा फेथफुली, विश्वास रख के, पूरे विश्वास के साथ सेवा करूंगा। टर्म एंड रिन्यूअल के बारे में बात करें तो देखो, टर्म जो है नॉर्मली 5 इयर्स ऐसा समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट फिक्स्ड। ही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी हमने आर्टिकल में देखा था कि नॉर्मली हम 5 इयर्स बोलते तो है, लेकिन इट इज नॉट फिक्स्ड, द टर्म इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज लाइक ही वर्क, ही होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ऐसा भी बोल सकते हो। He can be removed or transferred anytime without प्रोवाइडिंग रीजन। अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्नर को रिमूव किया जा सकता है या फिर कहीं और ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी टाइम, और कोई रीजन देने की जरूरत नहीं होती है। चलिए कुछ केस लॉ देख लेते हैं। तो एक केस है जिसे बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो प्लेजर होता है ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। इसका मतलब है गवर्नर कैन नॉट बी रिमूव आर्बिट्रेरीली और ऑन अ whimsical पॉलिटिकल ग्राउंड, के विदाउट, जैसे ऐसा बोला तो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एकदम आर्बिट्रेरीली जो है या एकदम whimsical ग्राउंड में इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। However, governor still has no security of tenure, कि बेबी सिंगल का केस आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ये कहा एज ए रूल, लेकिन फिर भी अभी भी आज भी माना जाता है वर्तमान में कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो है वो गवर्नर का नहीं होता है। अब चलिए एग्जामिन करते हैं दूसरा एस्पेक्ट, ड्यूल रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर के दो रोल होते हैं। तो पहला रोल है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, और दूसरा रोल है जिसे हम एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। ये जो दो रोल है ये कभी कभी सेंटर और स्टेट रिलेशन के बीच में है ना, टेंशन क्रिएट करता है। टेंशन क्रिएट करता है जब भी कोई कोलिजन सरकार हो या फिर ओपोजिशन गवर्नमेंट हो, सेंटर में अलग गवर्नमेंट हो, स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो, और स्टेट का जो गवर्नर होता है, तो उनका रोल जो है, जो एज ए दो रोल जो आता है, तो उसके कारण टेंशन भी क्रिएट होती है। तो मतलब ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब बात करते हैं पावर ऑफ गवर्नर की बात करते हैं। तो देखो पावर को हम एग्जामिन करेंगे, तो एक देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नर, उसके बाद फाइनेंशियल पावर एंड देन जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर। तो ये एस्पेक्ट हमें देखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पहली पावर है कि गवर्नर अपॉइंट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट। दूसरा, जो इंपोर्टेंट फंक्शनरीज है, जैसे एडवोकेट जनरल हो गए, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे गवर्नर करते हैं। ही कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर से जो कैबिनेट में क्या चल रहा है, कौन सी पॉलिसी चलने वाली है, क्या लॉ पास करने वाले हो, तो उस रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन भी चीफ मिनिस्टर से वो मंगवा सकते हैं। जब भी आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जब लगाया जाता है स्टेट के अंदर, तो उस प्रेसिडेंट रूल को एडमिनिस्टर करने का काम जो है वो गवर्नर ही करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एग्जाम्पल, जैसे 2016 में अरुणाचल प्रदेश में गवर्नर ने एडवांस किया था असेंबली सेशन विदाउट सीएम एडवाइस, और उसके कारण यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हुआ था, और इसको बाद में कोर्ट में चैलेंज भी किया था। केस का नाम है नाबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 का ये केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था कि गवर्नर कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके बाद ये भी बोला था कि एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन। इसका मतलब है कुछ सिचुएशन अगर ऐसी होती है, तो उस सिचुएशन में गवर्नर जो है वो विदाउट एड एंड एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम कर सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो जो चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है उसके बिना गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता। ये नाबम रेबिया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब बात करते हैं गवर्नर के लेजिस्लेटिव पावर क्या होते हैं। तो देखो गवर्नर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर को समन कर सकता है, बुला सकता है, प्रोरोग्यू मतलब वापस जाने के लिए भी बोल सकता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे डिसॉल्व भी कर सकता है।
ये he can address first session after each election and each year. हर साल पहला सेशन जो होता है या इलेक्शन के बाद, असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसके बाद पहला सेशन जो होता है वो गवर्नर एड्रेस कर सकता है, सेम वे जैसे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में करता है. He can also nominate one member of Anglo Indian community. तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक मेंबर को स्टेट लेजिस्लेचर में, हमारी असेंबली में वो नॉमिनेट भी कर सकता है. नाउ लेकिन क्या है कि ये एक 104th अमेंडमेंट जो हुआ था, 104 अमेंडमेंट हुआ था, वहां से ये प्रथा जो है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है. उसके बाद नेक्स्ट पावर जो है वो है ही कैन रिजर्व बिल फॉर द प्रेसिडेंट. ये आर्टिकल 200 जो है वो बता रहा है कि जो स्टेट का जो बिल है तो कुछ कंडीशन में उस बिल को प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है. ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 200 कहता है. उसके बाद आर्टिकल 213 ये कहता है कि गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंसेस व्हेन द असेंबली इज नॉट इन द सेशन. तो स्टेट लेवल पे अगर लॉ बनाने की जरूरत होती है लेकिन जो असेंबली है वो सेशन में नहीं, तो गवर्नर जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो जारी कर सकता है. आर्टिकल 213 ये पावर गवर्नर को देता है. नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल है कि 2023 में तमिलनाडु गवर्नर जिनका नाम है RN रवि, ही withheld assent on multiple bill. बहुत सारे बिल के ऊपर उन्होंने अपनी एसेंट ले ली थी. इसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ हुआ था विद द इलेक्टेड गवर्नर. जो चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड ऑफ, लड़ाई झगड़ा ये कुछ हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2023 में. उसके बाद एक और केस है जो है शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गवर्नर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड and he must act on the aid and advice of the council of minister in all matters except in exceptional circumstances. तो यहाँ पे भी सेम बात कही थी कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर जो है वो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही काम करेंगे, मतलब चीफ मिनिस्टर के कहने पे ही काम करेंगे सभी मैटर में. लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जब होंगे तो वो अपने डिस्क्रिप्शन पे भी काम कर सकते हैं. ये शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 के केस में कहा गया था. चलिए बात करते हैं फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नर की बात करते हैं. तो देखो गवर्नर के नाम पे ही बजट जो है वो, स्टेट का बजट जो है वो गवर्नर के नाम पे ही प्रेजेंट किया जाता है. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर ओनली विद द गवर्नर्स रिकमेंडेशन. ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट में, पार्लियामेंट में जो बजट आता है, मनी बिल आता है, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के आधार पे आता है. यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में जो मनी बिल आता है वो गवर्नर की रिकमेंडेशन के ऊपर के बाद ही ये आ सकता है. he can oversee the contingency fund of the state. जैसे मतलब स्टेट का जो कंटिजेंसी फंड है उसको देखने का काम जो है वो गवर्नर ही करते हैं. he appoints स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years. हर 5 साल में ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी अपॉइंट करते हैं. अब बात करते हैं जुडिशियल पावर ऑफ द गवर्नर की बात करते हैं. तो देखिए एज ए जुडिशियल पावर जो गवर्नर है उनके पास पावर है पार्डन करने का, पूरा माफ करने का, रेमिट करने का, कम्यूट करने का सेंटेंसेस विच इज अंडर द स्टेट लॉज. जो आर्टिकल 161 में दिया गया है कि किसी की अगर पूरी सजा माफ करनी हो, किसी की सजा को कम करना हो, उसके सजा का नेचर कम करना हो, तो आर्टिकल 161 के हिसाब से गवर्नर के पास ये पावर होता है. गवर्नर कैन नॉट, यहाँ पे ध्यान रखेगा, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस. जो मौत की सजा है वो गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता है. इस केस में ओनली प्रेसिडेंट कैन पार्डन द डेथ सेंटेंसेस. सिर्फ प्रेसिडेंट ही ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 72. तो मौत की सजा माफ करने का जो पावर है वो गवर्नर के पास नहीं होता है, वो ओनली प्रेसिडेंट के पास होता है. नेक्स्ट पावर जो है जुडिशियल पावर के, जो गवर्नर है वो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑब्वियसली. तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है, तो हमारे गवर्नर करते हैं. जैसे एक केस की बात करते हैं, एपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी 2006 का केस है. तो इसमें क्या होता है, ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है. तो एपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 में क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था कि गवर्नर का पावर जो है अंडर आर्टिकल 161 इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू इन केस ऑफ आर्बिट्रेरी या फिर मालाफाइड यूज. के जो आर्टिकल 161 के अंदर जो हमारे गवर्नर माफ करने का जो पावर रखते हैं, तो वो जुडिशरी उसके ऊपर रिव्यू कर सकता है
और ग्राउंड हो सकता है कि आर्बिट्रेरीली कोई फैसला लिया गया हो या मालाफाइड इंटेंशन के साथ कोई फैसला लिया गया हो। अब बात करते हैं कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ दी गवर्नर के बारे में बात करते हैं। क्या डिस्क्रिशनरी पावर होता है? तो देखो, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर गवर्नर कैन एक्ट विदाउट सीएम्स एडवाइस। कि नॉर्मली हर बात में क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही गवर्नर को काम करना होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे गवर्नर सीएम की एडवाइस, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना भी काम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो पावर मिला उसे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर कहते हैं। कब ऐसा होता है? तो देखो, एक सिचुएशन ऐसी है कि व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी चूजिंग पीएम। तो मतलब अगर ऐसा होता है कि इलेक्शन के बाद या कभी ऐसा होता है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो उस केस में कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा वो पावर जो है, चूज करने का पावर जो है, वो गवर्नर के पास होता है। नेक्स्ट है रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। के प्रेसिडेंट को अगर कोई बिल रिजर्व करके प्रेसिडेंट को अगर दिखाना हो तो ये भी गवर्नर का पावर है, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लगाना है कि नहीं लगाना है, तो उसको रेकमेंड करने का पावर भी हमारे गवर्नर के पास ही होता है। आस्किंग सीएम टू प्रूव मेजोरिटी। कभी कभी होता है ना, ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है सीएम के पास, पॉलिटिकल पार्टी इन पावर के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनको जो सीएम को बोल सकते हैं हमारे गवर्नर टू प्रूव द मेजोरिटी। तो ये पावर भी डिस्क्रिशनरी पावर है। नेक्स्ट है एडवांसिंग असेंबली सेशन। के कोई सेशन जो है, लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होती है तो उस टाइम पे जो असेंबली का सेशन है उसे आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए भी हमारा गवर्नर जो है उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो मतलब असेंबली सेशन को आगे बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पावर है, इसमें एक केस लॉ देख लेते हैं, एग्जांपल है कि एक एग्जांपल देख लेते हैं। महाराष्ट्र क्राइसिस 2019 में महाराष्ट्र में एक क्राइसिस हुई थी जिसमें गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने ओथ ली थी, एडमिनिस्टर ओथ टू देवेंद्र फडणवीस एट 5 AM इन द मॉर्निंग विदाउट क्लियर मेजोरिटी। तो ये क्या है? ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था फ्लोर टेस्ट विद इन 24 आवर। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है, आप किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकते हो अगर मेजोरिटी ना हो तो भी, लेकिन फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, अभी 24 घंटे के अंदर आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा और मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, और अगर मेजोरिटी है तो आप सरकार में रह सकते हो और नहीं है तो फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं गवर्नर के रोल के, अगर गवर्नर का रोल के ऊपर बात करें तो क्या कंट्रोवर्सी और क्या क्रिटिसिज्म है। तो देखो, इट इज सीन एज गवर्नर का जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसे एक पॉलिटिकल अपॉइंटी की तरह देखा जाता है। तो इट इज सीन एज ए पॉलिटिकल अपॉइंटी ऑफ रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, कि ये रूलिंग पार्टी के द्वारा एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है। और बहुत बार बायस के एलिगेशन लगते हैं गवर्नर के ऊपर इन इनवाइटिंग पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, के जो गवर्नर जिस पार्टी को अलाइन होता है तो उस हिसाब से वो बायस करेंगे, इस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशंस लगते आ रहे हैं। और कभी कभी ये भी एलिगेशन लगते हैं कि ही डेलिबरेटली गिव डिले ही कॉज डिले इन गिविंग एसेंट टू द बिल पास बाय द लेजिस्लेचर, जैसे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे केसेस जो है वो सुनने को मिलते हैं। इट इज ऑल्सो क्रिटिसाइज फॉर ओवर रीच इन स्टेट पॉलिटिक्स। कभी कभी स्टेट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दखल देते हैं, ये भी देखने को मिलता है। तो चलिए बात करते हैं, कुछ कमिटीज ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए हैं गवर्नर के रोल के रिगार्डिंग। तो एक जो कमिटी है वो है, एक कमीशन है जो है सरकारिया कमीशन 1988 में, ये बहुत फेमस कमीशन रहा था। और उन्होंने बोला था कि गवर्नर का पोजीशन है, इट शुड बी अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन। ये नॉन पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए, किसी पार्टी से नहीं आना चाहिए। ही शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन एक्टिव पॉलिटिक्स इवन आफ्टर रिटायरमेंट, कि जब भी गवर्नर का रिटायरमेंट भी अगर हो जाता है तो एक्टिव पॉलिटिक्स में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। he should be consulted before appointing और removing, कि उनको जब अपॉइंट करना है, उनको रिमूव करना है तो उनको पूछना बहुत ही जरूरी है। ये सरकारिया कमीशन ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट कमीशन है पुंची कमीशन, 2010 में आया था। उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण सजेशन दिए थे। उन्होंने कहा था कि गवर्नर का फिक्स टेन्यूर रखना चाहिए 5 इयर्स का। सो फिक्स टेन्यूर ऑफ 5 ईयर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ये कहा था। गवर्नर का रोल जो है इट मस्ट बी लिमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है नहीं, उसी से लिमिटेड उनका रोल होना चाहिए। रोल ऑफ गवर्नर ड्यूरिंग हंग असेंबली शुड बी कोडिफाइड,
कि मतलब अगर हंग असेंबली होती है, किसी भी पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है असेंबली में, तो उसे हंग असेंबली कहते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नर को क्या करना चाहिए, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशन बना देने चाहिए, कोडिफाई कर देने चाहिए, ये पुंछी कमीशन ने कहा था। चलिए समरी देख लेते हैं पूरे टॉपिक की। तो देखिए, गवर्नर जो है वो एक की कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक है सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि गवर्नर जो है वो न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन रहे। ये कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केस में उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनकी एड एंड एडवाइस से काम करना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर को वो यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लाइक ध्यान से उन्हें यूज करना चाहिए, स्पैरिंगली एंड फेयरली उन्हें यूज करना चाहिए। बहुत सारे जो लैंडमार्क केसेस है वो डिफाइन करते हैं और उनकी पावर को लिमिट भी करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस टॉपिक के। तो देखो, पहला सवाल है, विच ऑफ दिस आर्टिकल डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आर्टिकल 155 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गवर्नर टेन्योर। तो पहला स्टेटमेंट है टर्म ऑफ गवर्नर इज 5 ईयर। दूसरा है गवर्नर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तीसरा है गवर्नर कैन बी रिमूव ओनली बाय द इम्पीचमेंट। ये कुछ ऑप्शंस है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1 एंड 2। तो मतलब उनका इम्पीचमेंट नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकता है, एंड ही वर्क अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसीलिए ऑप्शन तो तीसरा वाला गलत है, तो 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीन सेंटेंस को कंसिडर करना है। ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर के ऑफिस के लिए। दूसरा है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा है, हिज सैलरी कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग हिज टर्म। तो देखो, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो तो यहाँ पे एक गलती हुई है, तो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा, ये भी सही है, तो तीनों सही है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो पहला है अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर, दूसरा है डिसॉल्विंग द स्टेट असेंबली, तीसरा है ग्रांटिंग पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंसेस। विच ऑफ द अबव पावर आर नॉट एक्सरसाइज बाय गवर्नर, ऐसा बोला है कि इनमें से कौन सा पावर वो एक्सरसाइज नहीं करते। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द 3 ओनली, मतलब वो डेथ सेंटेंस को माफ नहीं करते हैं, ये इसका आंसर होगा। Next question, in which of the following cases did the Supreme Court hold that the governor must act on the advice of the Council of Ministers? तो कौन से केस में ये कहा गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीन सेंटेंस को कंसिडर करने हैं और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, गवर्नर कैन एक्ट विदाउट सीएम एडवाइस ड्यूरिंग हंग असेंबली। दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तीसरा है, गवर्नर कैन डिसॉल्व द असेंबली विदाउट एडवाइस। नाउ यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। तीसरा जो है सेंटेंस वो गलत है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।